Hello students, I'm Sonal Vardo. You are watching Basic Learn Academy. This is discussion part episode 3 chapter chemical reactions and equation CBSE class 10th. तो आज के इस एपिसोड में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है एक ही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हमारे 5 रिएक्शंस हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर वीडियो लंबी हो गई तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, लेकिन आज ये 4 टॉपिक्स जो हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से ही पता चल जाता है कि कोई सब्सटेंस, कितने भी सब्सटेंस हो, वो कंबाइन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कंबाइन मतलब मिलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है ये ध्यान से समझिए। दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। ऐसा रिएक्शन, सच रिएक्शन या फिर दोज रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें इन विच 2 या फिर 2 से ज्यादा मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड का या फिर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से समझिए, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर जब किसी एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल कंपाउंड का या फिर सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। याद हो गया? Those reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। मैं एक ही बात को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए एग्जांपल, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होता है व्हेन हीटेड, जब उसे हम हीट देंगे, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था, चैप्टर का फर्स्ट एग्जांपल हमारा यही था। मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में होता है जिसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ा होता है, और वो लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन बर्न नहीं होता है। उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करवाने के लिए हमें सैंड पेपर की मदद से उस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को हटाना होता है, और वो जो लेयर होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वो मिक्सचर होता है। कौन? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्लियर। देखिए 2 mg, 2 तो बाद में हम बैलेंस करेंगे, पहले mg देख लीजिए। मैग्नीशियम जो कि सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कॉम्बिनेशन हुआ जब इन दोनों का तो MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि एक सॉलिड था, जो कि एक व्हाइट पाउडर था। मैंने आपको बताया था जो कि एक व्हाइट पाउडर था। अब देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 क्यों आया ये देखिए। मैग्नीशियम पहले Mg और MgO लिखा हुआ था, तो एक सेम। ऑक्सीजन 2 था तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, तो इसको मैंने 2 बना दिया मल्टीप्लाई करके। इधर 2 नहीं लिखेंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे लिखा, तो Mg फिर 2 हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो इधर मैग्नीशियम को फिर से मैंने 2 कर दिया। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गए। साथ में साथ ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 एलिमेंट मिलकर, 2 एलिमेंट जब कंबाइन हुआ तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 2 कंपाउंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और उधर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार से सेकेंड एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन H2 डायटोमिक फॉर्म, मैंने बताया था हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया,
ये सारे डायटोमिक फॉर्म में रहते हैं, तो हम H नहीं लिखेंगे, सिर्फ H नहीं लिखेंगे, हम उसका फॉर्म लिखेंगे जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन नेचर में डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए हम H2 लिखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन O है, तो ये नहीं कि मिलाने के लिए मैं यहाँ पे O कर दूं, O2 नहीं करूं, नहीं। ऑक्सीजन नेचर में O2 डायटोमिक के फॉर्म, डायटोमिक मतलब ऑक्सीजन इज इन डायटोमिक फॉर्म इन द नेचर। ऑक्सीजन जो होता है नेचर में एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में। डायटोमिक क्या होता है ये समझिए। ऑक्सीजन यदि डायटोमिक है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम पाए जाते हैं। ऑक्सीजन को हम O2 इसलिए लिखते हैं, क्यों लिखते हैं फिर आप समझ ले जाइए एक बार फिर। ऑक्सीजन को हम O2 इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में। डायटोमिक फॉर्म में ही वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम O2 लिखते हैं। हाइड्रोजन भी नेचर में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम Cl2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, Br2 लिखते हैं, I2 लिखते हैं, F2 लिखते हैं। तो ये सब अब जितने इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस आप जानते हो क्या होते हैं, नोबल गैसेज, वो सब डायटोमिक फॉर्म में नहीं होते, वो सब सिंगल होते हैं, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, वो एक सिंगल एटम होते, जैसे नियोन हो गया, हीलियम हो गया, तो सिर्फ N ही लिखते हैं, सिर्फ H ही लिखते हैं, तो वो सब। हाँ, तो यहाँ पे समझ में आ गया O2 और H2 फार्मूला चेंज नहीं कर देते, बैलेंस करने के लिए फार्मूला चेंज नहीं करते ना बच्चा, ना फार्मूला चेंज नहीं करना, आप लोग अच्छे बच्चे हो। जब ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बर्न होता है तब वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर फॉर्म होता है जो कि एक लिक्विड है। मैंने बैलेंस कर दिया, इधर H2H था, इधर भी 2H था, O2 था, यहाँ पे O एक ही था, इसीलिए आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो O तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन फिर यहाँ पे 4 हो गए, तो इधर फिर 4 करने के लिए 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, तो सबसे पहले बच्चों एक काम कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब आगे एग्जांपल देखिए, कार्बन विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोल। कार्बन मतलब कोल, मतलब कि कार्बन जो है वो कोल के फॉर्म में है। तो कोल बर्न इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बर्निंग ऑफ कोल इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, कोल फॉर्म में है। कार्बन जो कि एक कोल फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो कि एयर से लिया गया है, फ्रॉम एयर। ऑक्सीजन कहाँ से लिया गया है? एयर से लिया गया है। तो कार्बन कोल है, ऑक्सीजन एयर से लिया गया है। ऑक्सीजन में O2 लगा क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में या नेचर में पाया जाता है, कार्बन मोनोएटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। अब इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया, तो ये एक एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाँ, हाइड्रोजन H2 जो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, जो कि गैस होता है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जब कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोक्लोराइड बनता है, जो कि एक गैस होता है, हाइड्रोक्लोराइड बनता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सोडियम मेटल बर्न इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम मेटल जो कि एक सॉलिड होता है, जब सोडियम मेटल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, क्लोराइड में बर्न होता है, तब जो कॉम्बिनेशन होती है वो सोडियम क्लोराइड की कॉम्बिनेशन होती है, जो कि एक सॉलिड होता है। सोडियम क्लोराइड आप जानते हो क्या होता है? नमक होता है। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट होता है, इसका नाम कॉमन साल्ट भी है। तो सोडियम क्लोराइड का एक नाम कॉमन साल्ट है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक सॉलिड है। अब मैंने बैलेंस कर दिया इसको, क्लोरीन 2 था, यहाँ क्लोरीन 1 था, तो यहाँ 2 कर दिया, तो सोडियम भी 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दिया गया। ये समझ में आ गया। बैलेंस करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आप तो चुटकी में बैलेंस कर सकते हो ना। तो ये समझ में आ गया बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ये तीनों एग्जांपल्स भी थे। आगे और मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप काम करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर। आयरन पाउडर जब सल्फर के साथ हीट करता है तब आयरन सल्फाइड
फॉर्म होता है। जब आयरन पाउडर सल्फर के साथ हीट होता है तो आयरन सल्फाइड फॉर्म होता है। बस छोटी सी बात थी, याद रखियो आप लोग। आयरन Fe जो कि एक सॉलिड है, सल्फर S जो कि एक सॉलिड है, कॉम्बिनेशन जब होता है इनका तो FeS आयरन सल्फाइड फॉर्म होता है जो कि एक सॉलिड है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, अब नेक्स्ट भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ मिलाते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम होता है लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम भी कह सकते हैं और क्विक लाइम भी कहते हैं। इसी को जब हम वाटर के साथ मिला दें, वाटर में जब हम इसको मिला देते हैं या फिर वाटर को इसमें मिला देते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं, जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। चूना जो होता है, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हो रंगाई करने के लिए, तो पुताई करने के लिए ब्रश से जब मारा जाता है उसको, तो ब्रश से मारने से पहले उसी चूना को हम वाटर के साथ मिलाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं जो कि स्लेक्ट लाइम है। और जो मार्केट में चूना बिकता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वाइट पाउडर। तो वो अलग कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, वाटर के साथ जब मिलाते हैं तो आप देखोगे कि वो वाटर गर्म हो जाती है, पूरी गर्म हो जाती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको मैंने बताया था यहाँ पे इवोल्यूशन होता है हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म होता है, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रंगाई पुताई करने के लिए घरों में चूना जो डलवाया जाता है तो ब्रश से इसी को दीवार पर चढ़ाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, वाटर लिक्विड, और ये फिर एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाता है, एक्वस बन जाता है। इसमें पानी दे देते हैं तो इसमें पानी देते हैं तो अब यही स्लेक्ट लाइम को हम दीवारों पर चढ़ाया जाता है। अब नेक्स्ट ये जो है ये एक स्पेशल केस है, इसी के बारे में मैंने आगे एक एग्जांपल लिया है, लेकिन ये जो मैंने बताया नीचे वाला ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है। कॉम्बिनेशन का रिएक्शन का एग्जांपल ये है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्विक लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके सिलेक्ट लाइम बना लेता है। ये था एग्जांपल। अब नीचे जो मैं बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा बात है, इसी से रिलेटेड। Select lime react with carbon dioxide to form calcium carbonate and water। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, पहले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने दीवार पर चढ़ाया, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे एयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का थीन और शाइनी लेयर चढ़ा लेता है दीवारों पर, जिससे कि दीवार चमकती है, दीवार एकदम शाइन करती है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाता है कहाँ पे, दीवारों पर, ठीक, और वाटर भी ये रिलीज करती है। तो ये सब बातें थी, ये सिंपल सी बातें थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना लेता है, थीन लेयर जो कि एक शाइनी लेयर होती है, और वाटर भी रिलीज करता है, वाटर लिक्विड होता है। तो ये जो एग्जाम्पल थी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं थी, ये थी। आगे बताएंगे, आगे जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कौन सी रिएक्शन थी, सब बात अभी जान लोगे क्या। तो एक काम कीजिए आप लोग, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लास्ट 3 एग्जांपल्स देखिए। इन तीनों एग्जांपल्स के बाद हम फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए, अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया NH3 जो कि एक गैस है, जब वह हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तब वह NH3 तो यहाँ है और एक यहाँ पे NH4 और Cl मिलके NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, वो फॉर्म होता है। तो फिर से सुनिएगा, अमोनिया जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तब कॉम्बिनेशन करके वह अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है।
तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हाँ, ये जो 10 एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखा रहा हूँ देखने के लिए और समझने के लिए ही सिर्फ नहीं लिखा रहा हूँ, याद रखिएगा ये सारे एग्जाम्पल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो 2 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ठीक, तो देखिए 9th एग्जाम्पल देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस होता है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो 2CO, यहाँ पे पहले CO था, यहाँ पर O2 था, तो 3O। देखिएगा अभी बैलेंस नहीं है, ये 2 को मैं हटा लेता हूँ। तो 1O 2O 3O मतलब 3 एटम्स ऑक्सीजन के, तो इधर भी 3 होने चाहिए। तो CO2 इधर 2 होंगे। उससे पहले कार्बन देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, कार्बन ठीक था। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 था और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था। तो हम इसको 4 कैसे कर दें, इधर 2 कर दिया गया, इधर भी 2 किया गया, कार्बन भी सेम हो गया 2 2। ऑक्सीजन भी देखिए 2 और यहाँ 2 4 और यहाँ पे 4, तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, कार्बन भी 4 हो गया, दोनों के दोनों 4 हो गए। कार्बन 2 हो गया, कार्बन 2 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। कार्बन 4 कहाँ हुआ, इधर 2 इधर 2, कार्बन 2 2 ऑक्सीजन 4 4। तो बैलेंस करने आपको आता ही, आप अच्छे बच्चे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, SO3 का फॉर्मेशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। याद कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फिर से देखिए, अमोनिया जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब एग्जांपल्स थे किसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ये सब एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स थे, बहुत अच्छे एग्जांपल्स थे। तो बच्चों इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड टूट जाता है दो या फिर दो से ज्यादा छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। उन्हीं रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर से समझिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में वह टूट जाता है एक कंपाउंड। उसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब एग्जांपल्स की बारी, तो एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीट देते हैं, डेल्टा का साइन है, डेल्टा साइन मतलब होता है हीट देना। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं तो वह डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है और देता है कैल्शियम ऑक्साइड
और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। कैल्शियम ऑक्साइड आप जानते हैं क्विक लाइम होता है, उसको लाइम भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है जिसमें वाटर मिला के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है दीवार पे चढ़ता है चूना का जो पॉलिशिंग करते हैं, और वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट का एक थीन और शाइनी लेयर बनाता था दीवार पर, जिसके कारण दीवार चमकता था। चमकने दीजिए दीवार को, आप भी पढ़िए लिखिए अपने जिंदगी में चमकिए। हाँ तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब उसको हीट दिए, जब वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर और CO2 गैस दिया। कोई दिक्कत? अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एकदम अपोजिट है किसका, कंपोजिशन रिएक्शन का। कंपोजिशन रिएक्शन क्या था, कंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो था उसमें दो या दो से अधिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंबाइन होकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता था। इसमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूट के दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस को बनाता है। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया ये चीज बच्चों? बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे बच्चे हो, समझ में तो आएगा ही, अच्छे बच्चे को समझ में आता है। ये बहुत सारे हमारे अच्छे बच्चे ऐसे जिनको समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से आप देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो आगे हम, और ये जो रिएक्शन है आगे हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ये जो हमारा रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम थर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। तो थर्मल रिएक्शन भी हम जानेंगे। थर्मल रिएक्शन क्या होता है, उससे पहले आप एक काम करो, सबसे प्यारा काम करो जो आप हमेशा से करते आ रहे हो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। जब डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हो, जब डिकम्पोजिशन कैरिड आउट होगा हीट की वजह से, तब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। उसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखिए व्हेन अ डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होगा उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो हमारा नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो ये है कि जब पोटासियम क्लोरेट को हम हीट देते हैं, potassium chlorate is heated, when potassium chlorate is heated in the presence of manganese dioxide catalyst, it decomposes to give potassium chloride and oxygen। KClO3 जो कि एक सॉलिड है, पोटासियम क्लोरेट को जब हम हीट देंगे तो वो डिकम्पोजिशन होगा जो, तो वो पोटासियम क्लोराइड में होगा और ऑक्सीजन में होगा। और ये कब होगा, इसके लिए एक कंडीशन है, मैंने आपको एक बताई थी एपिसोड सेकेंड में शायद बताई थी, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए तीन काम करते हैं। या पहला काम जो हम उसका स्टेट दे देते हैं, दूसरा काम कंडीशन में, और तीसरा काम कैसा है, किस टेम्परेचर पे है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पोटासियम क्लोरेट जो है उसको हम हीट देंगे किसकी प्रेजेंस से, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के प्रेजेंस में, जो कि एक कैटेलिस्ट है। हम हीट देंगे MnO2 के प्रेजेंस में, तब कैल्शियम ये पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। कौन टूट जाएगा? पोटासियम क्लोराइड। फिर से सुनिए, जब हम पोटासियम क्लोरेट में हीट देते हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तब यह स्प्लिट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। और यही जो रिएक्शन है, यही जो आपका रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी थर्मल डिकम्पोजिशन का उपयोग किया जाता है लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये मेन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा रिएक्शन होता है। तो ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की आवश्यकता है।
MnO2 की प्रेजेंस में जब KClO3 को हम MnO2 के प्रेजेंस में हीट देते हैं तो वो डिकम्पोज होता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, और यहीं पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन प्रिपेयर होती है। सुनिएगा ध्यान से, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। इसका उपयोग हम लेबोरेटरी में करते हैं। घरों में आप ऑक्सीजन को प्रिपेयर पूल से भी करने की कोशिश मत करना, ये लेबोरेटरी का काम है, लेबोरेटरी में भी किया जाता है, लेबोरेटरी में ही किया जाता है। तो ये समझ में आ गया, वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट में जब हम हीट देते हैं, जब हम फेरस सल्फेट को जलाते हैं, हीट देते हैं बहुत ही ज्यादा, तब वो डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सबकी स्टेट दी गई है, कोई दिक्कत। इसी फेरस सल्फेट को हम आयरन 2 सल्फेट भी कहते हैं और इसी फेरिक ऑक्साइड को हम आयरन 3 ऑक्साइड भी कहते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया इतना बात। अब ये फेरस सल्फेट जो है, तो फेरस सल्फेट जो है लेबोरेटरी में किस फॉर्म में पाया जाता है ये मैं बताता हूं। फेरस सल्फेट लेबोरेटरी में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब फेरस सल्फेट के साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइज रहते हैं। मतलब 7 मॉलिक्यूल इसके साथ पहले से मिला होता है। और इसी फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो को हम जब शुरू से वीडियो फिर से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये है व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए, जब फेरस सल्फेट को FeSO4 को हम हीट देते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली हीट देते हैं, तब वो डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। कोई दिक्कत? इसी फेरस सल्फेट का दूसरा नाम आयरन 2 सल्फेट है। इसी फेरिक ऑक्साइड का नाम आयरन 3 ऑक्साइड है। कोई दिक्कत? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो फेरस सल्फेट आपने देखा, ये फेरस सल्फेट लेबोरेटरी में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये जो फेरस सल्फेट है, ये लेबोरेटरी में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में पाया जाता है। आप एक बार सुनो अच्छे से। द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल इज FeSO4 into 7H2O. They first lose 7 molecules. They first lose 7 molecules of water of crystallization to form anhydrous ferrous sulfate FeSO4 which is white in color. ये सब ट्रैक्टर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना भाई, लॉकडाउन में भी ये लोग चल ही रहा, अपना काम कर ही रहा है। बताइए, दिक्कत दे देता है आप लोगों को सुनने में। तक वैसे में हमारी आवाज़ है जो आप लोगों को सुनाई पड़ जाता है, लेकिन फिर भी एक होता है डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्ब कर देता है ये सब। कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस तो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, तो ये मैंने बोला कि ये जो होता है फेरस सल्फेट, ये लेबोरेटरी में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के फॉर्म में
पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब ये जो होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। लेबोरेटरी में जो पाया जाता है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो क्रिस्टल है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज कर, सबसे पहला काम ये इसका यही है कि ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज करके यह FeSO4 बनाता है, जिसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। जिसका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है, विच इज व्हाइट इन कलर। ये क्या बनाता है? आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज कर देता है, मतलब कि निकाल लेता है अपने से, ये लूज करके ये एनहाइड्रस ये जो है ये क्या है? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस मतलब बिना पानी के, एनहाइड्रस मतलब कि जिसमें पानी मौजूद नहीं, वाटर के एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसी को एनहाइड्रस कहा जाता है। तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट जो होती है वही जब डिकम्पोज होती है तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को तोड़ दे, मतलब यही टूट के ये तीनों चीज बन जाता है। समझ में आ गया? तो ये पहले कहां से आया? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट कहां से आया? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, वही जब अपने 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को जो क्रिस्टलाइज था उसको लूज करके वह एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनाता है, और यही एनहाइड्रस फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। और जब यह जब इसमें हम हीट देते हैं, बहुत स्ट्रांगली हीट देते हैं, तो डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और इसका कलर, इसी का कलर होता है ब्राउन, इसी का कलर होता है ब्राउन, और इसका कलर होता है व्हाइट। बहुत जगह ऐसा बताया जाता है कि फेरस सल्फेट इज ग्रीन कलर। नो, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का तब होता है जब वह एनहाइड्रस हो। ये नहीं हम कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं फिर से सुनो। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर व्हाइट होता है, और फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मतलब कि जिसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पहले से मौजूद हो, क्रिस्टलाइज हो, उसका कलर होता है ग्रीन। तो बहुत सारे टीचर्स अभी बहुत सारे बुक में भी ऐसा लिखा रहता है, मैंने खुद पढ़ा तो बुक में ऐसा लिखा गया था कि फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। नो 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 नो, ये बहुत गलत बात, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग। फेरस सल्फेट व्हाइट कलर का होता है। यही फेरस सल्फेट जब इस पहले क्रिस्टलाइज फेरस सल्फेट था, ये भी क्रिस्टल है, तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पहले से जिसमें था वो ये वाला फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है, इसका कलर ग्रीन होता है, इसका कलर व्हाइट होता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये आप ध्यान से देखिएगा, ना तो गलती नहीं कर दीजिएगा ना जी। तो समझ में आ गया ना? ये भी पढ़ लिया ना आपने? आप नोट करते हो कि नहीं? कि मैं सिर्फ बोलते रहता हूँ नोट इट डाउन, आप देख के निकल जाते हो क्या? हाँ, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले से ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, और मैंने आपको बताया था कि 4 टॉपिक्स आज इस एपिसोड में होंगे, लेकिन 2 टॉपिक भी क्लियर नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स आपको समझाने होते हैं, हमारा फर्ज है समझाना। तो ये जो सेकेंड टॉपिक था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, उसके मैंने 3 एग्जांपल्स बताए। 4th एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो इस एपिसोड में मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सारे एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद फिर आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सब क्लियर होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।